ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे YouTube व्लॉगर की सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये कहानी इतनी ज़्यादा दर्दनाक, इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि भगवान ना करे ऐसा कुछ किसी के साथ कभी भी गुजरे। दरअसल एक लड़का, उसने एक सपना देखा था। सपना था एक अच्छा खासा व्लॉगर बनने का, फेमस होने का, स्टैब्लिश्ड यूट्यूबर बनने का। लेकिन उसका यही सपना उसे अंधकार भरे कुएं में इतनी बुरी तरह से ले डूबा जिसकी इमेजिनेशन तो कभी उसने जिंदगी में भी नहीं किया होगा। दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बीच बीच से बोल रहा हूं। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, डिटेल में जानते हैं। दरअसल यह घटना है स्वप्निल नाम के लड़के की। स्वप्निल जो कि पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक मासूम सा लड़का था। उम्र रही होगी 16 साल की जब उसने पहली बार YouTube चैनल स्टार्ट किया। लगातार 3 साल तक मेहनत करने के बावजूद भी उसका YouTube चैनल ग्रो नहीं हो रहा था। कभी वो व्लॉगिंग करता, कभी वो बैठ के स्टोरीज सुनाता, कभी वो कुछ कॉमेडी करने की कोशिश करता, लेकिन उसका चैनल बूस्ट नहीं हो पा रहा था। व्यूज आ ही नहीं रहे थे और सब्सक्राइबर तो दूर की बात थी। वो जैसे तैसे करके 3 साल काट लिया था, लेकिन अब वो हिम्मत हार रहा था। इन 3 सालों में उसने काफी सारे यूट्यूबर्स को पिच किया कि प्लीज मेरे साथ कोलैब कर ले, ताकि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, मुझे भी देखें, मेरे चैनल को थोड़ा सराहें। जिस तरह से वो आपसे प्यार करते उस तरह से मुझसे भी प्यार करें। लेकिन नहीं, कोई भी बड़ा यूट्यूबर उसके तरफ ध्यान नहीं डाला। दरअसल जब एक यूट्यूबर के एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे मेल्स आते हैं और इस तरह से हर एक मेल को देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा बाकी लोगों के साथ भी हो रहा था। स्वप्निल सबको पिच किए जा रहा था, लेकिन दोस्तों उसकी इसी पिचिंग के दौरान उसकी जानकारी मिल गई उसके एक दोस्त को। उसका एक ऐसा दोस्त जो कि उससे बिना मतलब के जलता था, बिना मतलब के चिढ़ता था। अब आप लोग बोल रहे होंगे पता कैसे चला? होता है ना भाई, जब हम कुछ काफ़ी सालों से कर रहे होते, किसी चीज़ में ट्राई कर रहे होते हैं और हम फेल हो जाते हैं, उस चीज़ में पास हो जाते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से तो जिक्र करते ही है ना। तो स्वप्निल ने भी अपने दोस्तों से इस बारे में जिक्र किया था कि मेरा यूट्यूब चैनल मेरे अकेले के बेस में नहीं चल पा रहा है, तो मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पिच करता हूँ कि मेरे साथ कोलैब करें, मुझे बुलाएं अपने वीडियो में। ये बात की जानकारी लगभग सबको हो चुकी थी। इसी जानकारी का फायदा उठाते हुए उसका पवन नाम के दोस्त ने कुछ ऐसा कर दिया। दरअसल हुआ ये कि पवन को जब पता चला कि वो लगातार पिच कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो पवन ने एक फेक आईडी बनाया एक बड़े यूट्यूबर के नाम की। दरअसल उस यूट्यूबर को भी इसने स्वप्निल ने मेल किया ही था। पवन को यकीन था कि उस यूट्यूबर को तो किया ही होगा। तो अब अपना जो ये पवन था ना, उसने उस बड़े यूट्यूबर के नाम की एक मिलती जुलती फेक ईमेल आईडी क्रिएट की और उस फेक ईमेल आईडी से स्वप्निल को रिस्पॉन्स दिया। बोला कि मुझे आपका मेल मिला है जो आपने मुझे मेरी ऑफिशियल आईडी में भेजे हैं। मैं आपके साथ व्लॉगिंग करना चाहता हूं, आप मेरे चैनल में आ सकते हैं। इसके बदले आपको अच्छा खासा शॉर्ट आउट भी मिल जाएगा, सब्सक्राइबर ग्रो तो होंगे और साथ ही साथ व्यूज भी मिल जाएंगे। अब ये बात स्वप्निल बहुत अच्छे से जानता था कि वो बड़ा यूट्यूबर मुंबई जैसे बड़े शहर में रहता है और अपना ये स्वप्निल पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता था। लेकिन दोनों का एक साथ कोलैब करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि स्वप्निल केवल 19 साल का था और वो बड़ा यूट्यूबर इतने बड़े शहर में रहता था। अब स्वप्निल ने सोचा कि यार वहाँ कैसे जाऊँ, कैसे मिलूं। स्वप्निल ने यही चीज सोचते सोचते उस बड़े यूट्यूबर की उस फेक मेल आईडी पे रिप्लाई कर दिया कि मैं तो छोटे से गांव में रहता हूं, बहुत दूर मुंबई से, और आप मुंबई में रहते, मैं कैसे आऊंगा। अब ये मेल देखकर पवन, जो कि फेक यूट्यूबर बना हुआ था, वो स्वप्निल को वापस से मेल क्या लिखता है कि देखिए भाई, आपको जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो इतने कदम तो उठाने पड़ेंगे ना। और वैसे भी आप 19 साल के हो चुके हैं, आप स्टेशन में उतरिए तो सही, स्टेशन से ज़्यादा दूरी पर नहीं है मेरा घर, मैं आपको गूगल मैप में एड्रेस भेज दूंगा, आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। देखिए, मनाइए, आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है, घर वालों से बात कीजिए। बस स्वप्निल भी सोचने लगता है, उसको लगता है यार इतना बड़ा यूट्यूबर है, मेरे साथ कोलैब करने के लिए तैयार है, मुझे मुंबई बुला रहा है, तो इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी गेन हो जाएंगे। घर पे बात करता हूँ, एक और दोस्त से भी डिस्कस करता हूँ कि वो चलना चाहेगा क्या।
वो एक दोस्त से डिस्कस करता है, लेकिन उसका दोस्त साफ इनकार कर देता है, कहता है कि नहीं भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा किसी भी रीज़न से। अब वो अपने घर वालों से बात करता है, घर वालों को बड़ा समझाता है, लेकिन घर वाले बहुत मुश्किल से रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, हम देते हैं पैसे, इस चीज़ में भी ट्राई कर ले, पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है ढंग से, शायद इसी चीज़ में आगे बढ़ जाए। उसने उस बड़े यूट्यूबर के कुछ वीडियोस भी दिखाए थे, तो उन लोगों ने विश्वास कर लिए भाई। अब वो लोग क्या जानते थे कि उनको ये फेक ईमेल के थ्रू ये सब मेल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। अब जब घर वाले सब रेडी हो जाते हैं और एक डेट दे देते हैं कि इस डेट को तू जा सकता है, तो यहाँ से स्वप्निल पवन को, यानी कि सो कॉल्ड उस बड़े फेक यूट्यूबर को मेल करता है कि मुझे आपके नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। मेल से ऐसी बात नहीं हो पाएगी। यहाँ पर पवन फंसने लगता है। पवन सोचता है कि जल्द से जल्द एक फेक नंबर लेना पड़ेगा अगर इसे सबक सिखाना है तो। वो एक फेक सिम भी खरीदता है, जिसका नंबर उसने किसी को नहीं दिया। केवल इसी कारणवश से उसने एक फेक सिम खरीदा। उस फेक सिम से उस बड़े यूट्यूबर के नाम से ये बात कर रहा था स्वप्निल से। वो डायरेक्टली फ़ोन में बात नहीं करता था, व्हाट्सएप में मैसेज करता था, ताकि गलती से भी स्वप्निल पवन की आवाज़ ना पहचान जाए। जिस दिन से स्वप्निल का पंजाब के छोटे से गांव से मुंबई जाना कंफर्म हुआ था, उस दिन से पवन जो है वो लगातार स्वप्निल से चैटिंग किया जा रहा था। उसने एक एड्रेस भी दिया था। उसने बोला था कि मुंबई उतरो और ऑटो वाले को खाली ये एड्रेस दिखा देना, आपको आसानी से वो इस एड्रेस के सामने छोड़ देगा। वो एड्रेस क्या था आप लोग जानते हैं? वो एड्रेस था डिसूजा चौल का। दरअसल पवन बहुत अच्छे से डिसूजा चौल के बारे में जानता था। ये मुंबई की एक ऐसी चौल है जो कि एशिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। जी हाँ, केवल मुंबई नहीं, केवल इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया के 10 सबसे ज्यादा खौफनाक जगहों में से एक ये डिसूजा चौल है। पवन ने सिर्फ मजे लेने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। कहाँ ये छोटा सा लड़का अपना जैसे तैसे करके जीवन काट रहा था पंजाब में रह के, उसे ऐसा फेक ईमेल्स किया, फेक चैटिंग किया और उसे एक भूतिया जगह पर भेज रहा था। जिस दिन स्वप्निल मुंबई पहुंचा, उस दिन उसने वहीं पर स्टेशन के पास एक होटल लिया और यहाँ से उसने उस बड़े यूट्यूबर को, यानी कि उस फेक सिम को एक मैसेज किया कि मैं मुंबई आ गया हूँ और अब हम कितने बजे मिल सकते हैं। वो बोलता है कि मैं 11 बजे मिल पाऊंगा, मैं एक शूट के चलते अपने घर से बाहर जा रहा हूँ, फिल्म सिटी जा रहा हूँ, लौटूंगा 10:30 बजे के आसपास, तुम 11, 11:30 मैक्सिमम 12 बजे तक मेरे घर पहुंच जाना, उनसे लेट मत करना। रात के 12 बजे उसे डिसूजा चौल में बुला रहा था। यहाँ पर स्वप्निल बहुत खुश था कि इतना बड़ा यूट्यूबर मुझे टाइम दे रहे, भले रात के 12 बजे का टाइम क्यों ना, लेकिन दे रहा है। मैं जाऊँगा, उससे मिलूंगा, बढ़िया व्लॉगिंग करूँगा। अब जब उस दिन रात के 11 बजते हैं, ये अपना मोबाइल उठाता है, व्लॉगिंग शुरू करता है और उस होटल से निकल जाता है। दादर में रुका हुआ था, दादर से ये डिसूजा चौल की तरफ निकल जाता है बाय ऑटो। ये डिसूजा चौल के गेट के सामने जब उतरता है तो पाता है कि गेट लगा हुआ है और पूरा सुनसान चौल सा दिख रहा है। उसने सोचा कि ये मुंबई में इतनी जल्दी सुनसान कैसे हो गया चीज़ें। दरअसल डिसूजा चौल में इतनी आसानी से लोग रात के समय बाहर नहीं निकलते जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो, क्योंकि इस चौल के हर एक इंसान को इस चौल का इतिहास बहुत अच्छे से पता है। वो जैसे उस गेट के सामने आता है तो उसे एक अजीब सी ठंड लगने लगती है और बॉडी में एक अजीब सी वाइब्रेशन आती है। उसके मन में नेगेटिविटी आ रही थी। उसका मन बार बार कह रहा था कि लौट जा, ठीक नहीं है, सुबह मिल लेना, लेकिन नहीं। वहीं पर दिमाग कह रहा था कि रुक जा भाई, रुक जा, इतना बड़ा यूट्यूबर तुझे टाइम दे रहा है, उसको नाराज नहीं करना है। वो आगे बढ़ता है, गेट खोलता है, उसे बिल्कुल स्ट्रेट में खाली सा कमरा दिखाई देता है। उस खाली से कमरे में चल रही थी लाल रंग की लाइट। स्वप्निल समझता है कि नहीं, यही उस यूट्यूबर का घर है, उसमें लाइट चालू है, मतलब वो जाग रहा है, कोई शूट कर रहा है। वो उस घर की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि वो घर पूरी तरह से बाहर से सुनसान दिखाई दे रहा था। उस घर से थोड़ा सामने की तरफ एक कुआं बना हुआ था। वो जैसे उस कुएं के पास पहुंचता है, वैसे ही क्या पाता है कि एक लड़की जो कि कुएं के उस तरफ जमीन में बैठी हुई थी, धड़ाम से खड़ी हो गई। ये लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब थी। चेहरा पूरी तरह से खराब था, मानो कि शरीर में कोई खून ही नहीं था। एक सिंगल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, सफेद रंग की साड़ी, बाल खुले थे, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी नहाकर बाहर आई है और धीरे धीरे बाल सूख रहे हैं। ये औरत लगातार एक टक लगाए स्वप्निल को देखी जा रही थी। स्वप्निल उसे इग्नोर करना चाह रहा था, लेकिन चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। वो जैसे उस कुएं को क्रॉस करके आगे ही बढ़ा, वैसे उसे धड़ाम से कुएं के अंदर से आवाज आई, जैसे कि मानो कोई उस कुएं में गिर गया।
स्वप्निल घबराकर पीछे पलटा तो पाया कि जो अभी अभी औरत तुरंत कुछ सेकंड पहले यहाँ पर खड़ी हुई थी वो वहाँ पर नहीं खड़ी है। वो भागता हुआ कुएं में झांक कर देखता है तो कुएं से हिलना को समझ में आ रहा था। वो समझ गया था कि इस कुएं में वो औरत गिर गई है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन डर के मारे चिल्ला नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था मैंने क्या देख लिया। अचानक से जो कुएं के अंदर की हलचल थी वो हलचल पूरी तरह से बंद हो जाती है। ये सोचता है कि जो अंदर गिरी वो शायद मर गई। वो सोचता है कि मैं भाग के जाऊंगा और जहाँ यूट्यूबर का घर मुझे समझ में आया था उसके अंदर घुस के उसको सारी बात बता दूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी नज़र दौड़ाता है उस रूम की तरफ, उस रूम का लाइट पूरी तरह से बंद था और दरवाज़ा भी बंद। ये घबरा जाता है क्योंकि अभी इसने तुरंत देखा था कि दरवाज़ा खुला है, अंदर लाल रंग की लाइट चालू है, लेकिन अभी 1 मिनट भी नहीं बीते होंगे। ये रूम कैसे बंद दिखाई दे रहा है, ताला लगा दिखाई दे रहा है और लाइट का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ये कंफ्यूज था, कुएं में ध्यान लगाऊं या कमरे में ध्यान लगाऊं। उतनी देर में इसे पीछे से टैप होता है। जैसे ही पीछे पलटता है तो क्या पाता है, वही औरत इसके पीछे खड़ी हुई है। वो औरत इसका नाम लेती है, कहती है कि स्वप्निल, मुझे बहुत जोर से मेरे हाथ और पैर में चोट आई है, मदद करो ना। स्वप्निल को समझ नहीं पा रहा था क्या करे। पीछे की तरफ कुआं था और इधर तरफ वो औरत खड़ी थी जो अभी अभी कुएं में कूदी थी और अचानक से इसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। एक एक कदम करके वो आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वो साड़ी से छिपा हुआ अपना हाथ बाहर निकालती है, स्वप्निल के सांसें मान लो रुक सी जाती है क्योंकि जो उसका हाथ था बड़ा ही ज्यादा घिनौना, गंदा, घटिया दिखाई दे रहा था। क्या बताऊं, जिसे देखकर कोई भी बेहोश हो जाए, इतना ज्यादा डरावना उसका हाथ दिखाई दे रहा था। स्वप्निल चिल्ला नहीं पाया, उसकी सांसें रुक सी गई। उसने अपने इस खौफनाक हाथ से स्वप्निल का गला पकड़ ली। स्वप्निल जैसे तैसे करके उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, भगवान का नाम लिया और झटके से हाथ को धक्का मारा। उसका हाथ जैसे ही छूटा, स्वप्निल लगातार भागना शुरू कर दिया। जब तक वो उस गेट से बाहर नहीं निकल गया तब तक उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। यहाँ पे कोई ऑटो, कोई सवारी दिखाई नहीं दे रही थी। लगभग 2 किलोमीटर तक बिना रुके भागता ही रहा, लेकिन उसे ऐसा लगा कि अब जब मैं बेहोश ही होने वाला हूँ डर के मारे, थकान के मारे, उसे एक ऑटो दिखाई दी। हाथ मारा, तुरंत ऑटो में बैठा, बोला यहाँ ले चलो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मना मत करना। स्वप्निल ऑटो में बैठा और वो ऑटो वाला उसे उसके होटल लेकर गया। स्वप्निल अगले ही दिन की टिकट बुक कर लेता है कि मैं पंजाब वापस जाऊंगा, मुझे ऐसी जगह में नहीं रहना है। क्योंकि उसने उस व्हाट्सएप नंबर पे उस बड़े यूट्यूबर से बात करने की कोशिश किया था, लेकिन कहाँ, अब तो वो ब्लॉक हो चुका था। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं वापस जाऊंगा। वो वापस जाता है। उसकी इतनी बुरी तरीके से तबीयत खराब होती है ना, इतनी बुरी तरीके से कि जिसकी लिमिट नहीं थी। ये बात उसके पूरे दोस्तों और रिश्तेदारों को पता चल जाती कि मुंबई गया था, पता नहीं क्या हो गया, बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ा है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, नहाने बाथरूम कहीं नहीं जा पा रहा है। इतनी खराब सिचुएशन हो गई है। जब ये बात उड़ते उड़ते पवन के पास पहुंची तो पवन के अंदर का समझ लो क्या मालूम क्या जाग गया भाई। तो उसको बड़ी दया आई, उसको बहुत दुख हुआ, अपने किए पर पछतावा हुआ अपने आप ये सारी बातें सुनकर। वो गया और अकेले में स्वप्निल के सामने सारी बातें कन्फेस कर ली। स्वप्निल से माफ़ी मांगते कहा कि देख, मैं ज़िंदगी में तेरे सामने कभी नहीं आऊँगा, बस एक बार मुझे माफ़ कर दे। उस समय स्वप्निल ने तो पवन को माफ़ कर दिया, लेकिन उस डिसूजा चौल की खौफनाक यादें स्वप्निल के दिमाग से आज तक नहीं निकली है। काफ़ी समय बीत चुका है। दोस्तों, मजाक ठीक है, लेकिन इस तरह का घिनौना मजाक जो कि किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हो बिल्कुल भी सही नहीं होता दोस्तों। इससे किसी की भी जान जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो और आप लोगों ने इस तरह का घटिया मजाक कभी किसी के साथ नहीं किया हो। चलिए, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आता रहता हूँ। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए, कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।